Unacademy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली रशिया की ल्यूक ऑयल कंपनी के द्वारा इराक की एरुदू ऑयल फील्ड, जो कि सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है इराक की, उसे खरीद लिया गया है। इवन रशिया लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कई सारी ऑयल फील्ड को लगातार खरीद रहा है। किस तरीके से रशिया के स्टेप आने वाले समय में वेस्टर्न हेजीमनी को खत्म करेंगे मिडिल ईस्ट वाले रीजन के अंदर, किस तरीके से रशिया वेस्टर्न देशों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर और ज्यादा बढ़ा रहा है, किस तरीके से बिना सैंक्शन लगाए ही रशिया आने वाले समय में यूरोप की इकोनॉमी को ध्वस्त कर पाएगा, इन सारी स्ट्रेटजीज के जरिए उसे मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो अभी बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर, वहीं प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर अगर आप ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर जाओगे और कहोगे कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, मेरे को SRC10 कोड लगाना है, तो उसके बाद में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखना, 1,09,999 के अंदर आपको ये 1.25 लाख का सब्सक्रिप्शन जो है वो पड़ जाएगा। पर आपको कहना पड़ेगा मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। यह आपको इराक का मैप दिखाई दे रहा है। इराक के अंदर ये जो दक्षिण भाग है, यहां पर ये इरुदू ऑयल फील्ड है। ये इरुदू ऑयल फील्ड लगभग 120 किलोमीटर दूर है वेस्ट कुरमा सेकंड ऑयल फील्ड के। वेस्ट कुरमा जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल फील्ड इराक के अंदर देखने को मिलती है, जिसे भी रशिया की ल्यूक ऑयल कंपनी ने खरीदा हुआ है। अभी अगर मैं इरुदू ऑयल फील्ड की बात करूं तो इरुदू ऑयल फील्ड 2012 से रशिया की ल्यूक ऑयल कंपनी के पास में 60% स्टैक थे और इनपेक्स कॉर्पोरेशन के पास में 40% तक के स्टैक देखने को मिल रहे थे। अब ये जो इनपेक्स कंपनी है, यह है जापान की कंपनी, और जापान अभी वेस्टर्न देशों के क्लोज कंट्रीज में देखने को मिल रहा है। रिसेंट इराक की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो 40% तक के स्टैक इनपेक्स कॉर्पोरेशन के हैं, इसे रशिया की ल्यूक ऑयल कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके बाद रशिया की ल्यूक ऑयल कंपनी 100% ओनरशिप ले लेगी इरुदू ऑयल फील्ड का, और आने वाले समय में इस इरुदू ऑयल फील्ड को पूरी तरीके से रशिया डेवलप करेगी। इवन ये रशिया का पहला इन्वेस्टमेंट नहीं है मिडिल ईस्ट के अंदर। यूएई, इराक और ईरान जैसे कई सारे रीजन के अंदर ऑलरेडी रशिया की कंपनियां लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं, ऑयल फील्ड को लगातार खरीद रही हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर गए, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया, तोपों की सलामियां दी गई, ऊपर हवाई जहाज से रशिया का झंडा बनाया गया। हालांकि वेस्टर्न देशों के लिए भले ही रशिया एक इनेमी होगा, पर व्लादिमीर पुतिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि व्लादिमीर पुतिन लगातार यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों के अंदर क्यों निवेश को बढ़ा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर क्यों निवेश को बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि वेस्टर्न देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, जिसके बाद वेस्टर्न देश आने वाले समय में रशिया से ऑयल और नेचुरल गैस को नहीं खरीदेंगे। अभी तो खरीद रहे हैं, पर आने वाले समय में नहीं खरीदेंगे, और फेज मैनर में रशिया के ऑयल के इंपोर्ट को कम करेंगे। अब अगर वेस्टर्न देश रशिया के ऑयल को नहीं लेंगे तो फिर किसके ऑयल को लेंगे। अगर मैं सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया, कनाडा, इराक, चाइना, यूएई, ईरान, ऐसे देश देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अधिकतर देश जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जहां पर रशिया वहां की ऑयल फील्ड खरीद रहा है, या तो फिर रशिया और चाइना है। इनके अलावा कुछ बचता है तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स, पर ये जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा ही कंज्यूम कर जाते हैं। जैसे अगर आप यूएस की बात कर रहे हो तो यूएस जो है वो 20.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल प्रोड्यूस करता है, वहीं कंज्यूम जो है वो 19.69 मिलियन बैरल प्रतिदिन का कंज्यूम कर जाता है। ऐसी कंडीशन में यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, और यूरोप की पूरी डिमांड को फुलफिल करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसी कंडीशन में डिपेंडेंसी किस पे रहेगी, तो जो टॉप एक्सपोर्टर हैं उनमें सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कनाडा, यूएई, ये देश देखने को मिलेंगे। वहीं रशिया क्या कर रहा है, रशिया सऊदी अरेबिया की, इराक की, यूएई की, इनकी ऑयल फील्ड को डेवलप कर रहा है या उनको खरीद ही ले रहा है, जिसके कारण से अगर
यूरोपियन देश रशिया के ऊपर से डिपेंडेंसी घटाएं और इन देशों के पास जाएं तो वहां पर भी रशिया का ही ऑयल मिले, और अगर रशिया का ही ऑयल वहां पर मिलेगा तो रशिया यूरोप की दुखती नस के ऊपर हाथ रख सकता है। क्योंकि ऑयल क्या है, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। यूरोप की एक बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑयल और नेचुरल गैस से ही पूरी हो रही है। इमीडिएटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर पाना पूरे यूरोप के लिए काफी एक चैलेंजिंग इशू है। आने वाले 20-30 सालों के अंदर यूरोप जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होगा, पर अगले 3-4 साल के अंदर उसे फॉसिल फ्यूल्स की आवश्यकता लगेगी, ऑयल की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि वो रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। पर कहीं भी जाएगा उसे रशिया का ही तेल मिलेगा, इस चीज को रशिया मेक श्योर कर रहा है। और रशिया जब चाहे तब यूरोप के ऑयल को रोक सकता है, यूरोप के अंदर डेवलपमेंट को रोक पाएगा, अगर रशिया इन सारी ऑयल फील्ड्स को खरीदने में सक्षम होता है तो। हालांकि सारी ऑयल फील्ड नहीं खरीद ली है, मैक्सिमम ऑयल फील्ड को डेवलप कर रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है। इवन आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैं इराक की बात करूं तो ओपीईसी कंट्री के अंदर 4th लार्जेस्ट रिजर्व है, वहीं क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में 2nd हाईएस्ट इराक देखने को मिल रहा है। और इराक के अंदर ही मैंने आपको 2 ऑयल फील्ड बता दी जो रिसेंटली रशिया के द्वारा खरीद ली गई है। इवन रशिया एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कर रहा है जो कि मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न हेजीमनी को खत्म कर रहा है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत एक्टिव था क्योंकि उसको यहां से तेल चाहिए था, बट अब क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स को खुद के ही देश के अंदर शेल ऑयल मिल गया, जिसके कारण से वो खुद ही अब ऑयल प्रोड्यूस करने लगा। ऐसी कंडीशन में मिडिल ईस्ट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई, जिसके कारण से धीरे धीरे करके यूनाइटेड स्टेट जो है वो इस मिडिल ईस्ट से बाहर जा रहा था। और जब वो मिडिल ईस्ट से बाहर जा रहा था तो उस समय पर सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग गुट हैं, एक तो इजराइल है, दूसरा सऊदी अरेबिया इन टीम से, और तीसरा ईरान है। यूएस के क्लोज पार्टनर है इजराइल और सऊदी अरेबिया, और फिर इसके साथ के बाकी 2 जैसे बहरीन है, यूएई है, ओमान है, यमन है। तो यूएस चाह रहा था कि इजराइल और इनके बीच में आपस में दोस्ती हो जाए अब्राहम अकॉर्ड के तहत। ऐसी कंडीशन में बहरीन, यूएई इन देशों के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन बनवाने में यूएस ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप निभाया था। पर यह चीज क्या दर्शाती है? ये चीज दर्शाती है कि यूएस जो है मिडिल ईस्ट को छोड़ रहा है। जब एक तरफ यूएस मिडिल ईस्ट को छोड़ रहा है तो दूसरी तरफ से ऊपर से रशिया इसी मिडिल ईस्ट के अंदर एंटर कर रहा है। रशिया के ऑलरेडी ईरान से रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि रशिया भी एंटी यूएस है, ईरान भी एंटी यूएस है। इसी कारण से रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ईरान को इंक्लूड किया गया था। इवन सऊदी अरेबिया, यूएई इन देशों के अंदर रशिया के लीडर मीटिंग कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इराक। ऐसी कंडीशन में रशिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन मिडिल ईस्ट के अंदर होल्ड कर रहा है, जहां पर इन दोनों एडवर्सरी से वो बात कर रहा है, दोनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है। और जिस समय पर वेस्टर्न देश यहां से बाहर निकल रहे हैं, रशिया यहां से एंटर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रशिया खुद भी ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो ऑयल काफी मात्रा में यूरोप लेता था। पर अब यूरोप रशिया के ऑयल को लेना बंद करेगा तो यूरोप किस पे डिपेंड होगा? इसी मिडिल ईस्ट के ऊपर। जब मिडिल ईस्ट के अंदर यूरोप रिटर्न आएगा, उसके पहले ही रशिया अपनी हेजिमनी इस रीजन के अंदर क्रिएट कर देगा। यह पूरा प्लान रशिया का भी देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।